टीवी पर हम जिन पत्रकारों को देखकर बड़े हुए हैं अब वो सब के सब यूट्यूब पर हैं। चाहे वो दीपक शर्मा हो जो आज तक के सालों चेहरा रहें, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो और उसके बाद रवीश कुमार हो, उसके बाद तमाम बड़े पत्रकारों के साथ मैंने काम भी किया है तो उनका भी अनुभव है। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को भी इस प्रोफेशन में हाथ आजमाना चाहिए और इन्हीं की तरफ प्रिडिक्शन करना चाहिए। सोचिए किस तरह से दो बड़ी खबरें हैं जो दीपक शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर डाला। और पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव की, उसके बाद यूपी की। दीपक शर्मा ने एक खबर लगाई, जो थंबनेल लगाया है वो सुनिए और देखिए। योगी को चुनाव लड़ाने की तैयारी, तो क्या बाबा की होगी छुट्टी, फिर यूपी का अगला सीएम कौन होगा। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है, ये बातें वो नहीं बताएंगे दीपक शर्मा। दरअसल दीपक शर्मा हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी या रवीश कुमार या अजीत अंजुम, ये सब बीजेपी कांग्रेस बीजेपी करते हैं। बहुजन दलों की चर्चा नहीं होती है। मैं बता रहा हूं अंदर की खबर क्या है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों सख्ते में है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जिस तरह से मजबूत हुए हैं, जागरूक हुए हैं। सोचिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में हवा निकली हुई है कांग्रेस बीजेपी की। चंद्रशेखर आजाद रावण और हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में जहां हवा निकाल रखा है, बीएसपी ने हवा निकाल रखा है। तेलंगाना में अकेले केसीआर ने हवा निकाल रखा है। केसीआर को और कांग्रेस को और बीजेपी का हवा निकाल रखा है आरएस परवीन ने। मध्य प्रदेश के मुरैना में तो कांग्रेस वालों ने बीएसपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। सोचिए, तो ये दोनों नागनाथ और सांफनाथ है और ये सारे पत्रकार कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। यूपी की खबर ये है कि जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तूल पकड़ रहा है और जिस तरह से पीडीए अलायंस को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मायावती लगातार संकेत दे रही हैं। सोचिए किस तरह से कांग्रेस के बगैर, अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती है तो मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, ये सब एक मंच पर आ सकते हैं और उसके बाद इस देश में बहुजनों की सरकार बन सकती है। जिस तरह से अर्जुन बीपी सिंह की जो सरकार थी, जहां मंडल कमीशन लागू हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, वो दौर आ सकता है और इसीलिए इन सब पत्रकारों की हवा निकली हुई है। सच्चाई ये है, एससी एसटी ओबीसी और किसानों की जागरूकता की वजह से योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा सकता है और ओबीसी चेहरा केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार के बीजेपी से हटने के बाद ओबीसी का जो उसका तमगा था प्रधानमंत्री मोदी, वो टूट चुका है और इस देश की 65-60% आबादी ओबीसी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, बहुजन समाज की बड़ी नेता मायावती जी के साथ हैं। आज के समय में आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन अब आप एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज को लड़ा नहीं पाएंगे। बहुजन समाज के लोग कभी इतने एकजुट नहीं थे जितना आज एकजुट है। और अब यूपी में अगर बीजेपी को बचना है तो ओबीसी चेहरा लाना ही पड़ेगा। लेकिन दरअसल आरएसएस ऐसा चाहती नहीं है। आरएसएस चाहती है कि उसका जो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद है, उसको लागू करने में नरेंद्र मोदी उतने सफल नहीं हुए हैं जितना योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को पीएम पद के लिए पोस्टर बॉय बनाया जा सकता है और 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्दे के पीछे किया जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही भले ग्राउंड लेवल पर शोषण बढ़ा है, ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, मीडिया में, कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी में मनुवाद हावी है, सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने बहुत पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को अपनाया है। 27 ओबीसी के मंत्री हों, कानून मंत्री हों, ये सब नरेंद्र मोदी के नरेंद्र एक प्रधानमंत्री के सलाहकार, चूँकि ज़्यादातर सवर्ण है इसलिए उनको पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल डाइवर्सिटी जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपनाया और उस वजह से आरएसएस के पेट में मरोड़ उठ रहा है। और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय हों और यूपी में सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया सके। इससे दो निशाने होंगे, एक तो ओबीसी का वोट चाहिए और दूसरा नरेंद्र मोदी को निपटाने का तरीका भी हो सकता है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि वो अब इस तरह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ से भयंकर गुस्से में मोदी, भाजपा के भीतर से बड़ी खबर, मंत्रियों को उतार लुटिया डुबा दी, एमपी ने सबको जमीन सुंघा दी।
दरअसल 4 बड़े नेताओं को पॉलिटिकल चुनाव लड़ाना, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, मुख्यमंत्री के तौर पर, ये जिसका भी आइडिया था, पूर्ण प्रसून वाजपेयी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये आइडिया बीजेपी को रास नहीं आया है और नरेंद्र मोदी अमित शाह से बहुत ही गुस्से में हैं। और ये प्रिडिक्शन है, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रिडिक्शन है इन बड़े पत्रकारों का, लेकिन सच्चाई ये है कि आरएसएस धीरे धीरे नरेंद्र मोदी से खौफ खा रही है और ओबीसी का जो जिस तरह से पॉलिटिकल डाइवर्सिटी नरेंद्र मोदी ने किया उससे नाराज है। मैं फिर कह रहा हूं, आज भी अगर सवर्णों का तुष्टीकरण बंद हो जाए, जो आरएसएस के इशारे पर हो रहा है जिस तरह से, तो ये एक खतरनाक है। और अब आरएसएस बीजेपी पर एससी एसटी ओबीसी के लोग भरोसा करो ये मुश्किल है, लेकिन वो कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और एससी एसटी ओबीसी के लोग अब तभी वोट करेंगे जब इस देश में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी हो। और एससी एसटी ओबीसी के लोग अब कांग्रेस बीजेपी से दोनों से बराबर दूरी बना के रख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का एक ही ये जो दीपक शर्मा और ये जो पूर्ण प्रसून वाजपेयी कह रहे हैं, जो रोज लोग बीजेपी को हराते हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, एक स्टोरी भी पढ़ रहा था। सोचिए, शीला दीक्षित, राजीव गांधी 412 सीट जीत के आते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी 412 सीट जीत के आते हैं और घर घर रामायण महाभारत पहुंचा देते हैं, राम मंदिर का ताला खोला जाता है। और उस समय जब मणिशंकर अय्यर ने कहा पंचायती राज की योजना लागू होती है, मणिशंकर अय्यर ने कहा प्रधानमंत्री चाहते थे कि राजीव गांधी की पंचायती राज चुनाव के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन शीला दीक्षित आती है और वो कहती हैं, चूंकि वो ब्राह्मण समाज से थी, कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और राम मंदिर किसका मुद्दा था? बीजेपी का। और पहला जहां रैली नागौर में होना था राजस्थान में, पहली रैली राजीव गांधी फैजाबाद में करते हैं और राम राज की वहीं से शुरुआत होती है। और घर घर टीवी अखबार के जरिए, महाभारत रामायण के जरिए घर घर राम राज की कहानियां पहुंचती है और राम राज का पहला स्पीच आता है। और उसी के बाद मणिशंकर अय्यर ने तब भी कहा था कि ये बीजेपी के पिच पर खेलना हुआ। ये तमाम जो सवर्ण नेता हैं वो इसलिए दिन रात हिंदू मुस्लिम और बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं ताकि बहुजन लीडरशिप की बात ही ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, पानी बहुत बह चुका है, राजनीति बहुत आगे निकल चुकी है और एससी एसटी ओबीसी के नेता बहुत एकजुट हैं, उनमें यूनिटी भी बन रही है, सोशल यूनिटी भी बन रही है। और आने वाले 24 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो यकीन मानिए कि नीतीश इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस बाहर होगी और सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, ये तमाम जो दल हैं बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, और इसमें ममता बनर्जी भी शरीक हो सकती हैं, नवीन पटनायक, एचडी देवगौड़ा भी आ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये चित भी मेरी पट भी मेरी की रणनीति अपनाते हैं। लेकिन इस बार 5 राज्यों में भी ये रणनीति फेल होगी। सोचिए, 2018 में भी कांग्रेस 4 राज्यों में जीती थी, बाद में वो सत्ता बरकरार नहीं रख पाई, न तो वो सत्ता बरकरार रख पाई एमपी में, न कर्नाटक में, और बीजेपी 2019 में फिर से जीत के आई। ये 5 राज्य कांग्रेस जीत भी जाती है, जिसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। या तो बीजेपी कुछ सीट 2 राज्य निकालेगी, कांग्रेस 1-2 राज्य निकालेगी, लेकिन सब जगह ट्रायंगुलर है मुकाबला। एमपी में भी बीएसपी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है, खेल कर दिया है, छत्तीसगढ़ में भी खेल कर दिया है, राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर और बीएसपी खेल कर रही है, तेलंगाना में खेल कर रही है, मिजोरम में आदिवासियों की सरकार बनेगी, ये तय है। तो फिर मैं कह रहा हूं, ये जो सवर्ण पत्रकार है या तो वो कांग्रेस के साथ होते हैं या बीजेपी के साथ होते हैं। और जितना कोई प्रो मुस्लिम हो सकता है, कोई प्रो हिंदू हो सकता है, इसका मतलब वो अंदर से बीजेपी की मदद कर रहा है। भारत में बीजेपी कांग्रेस को हराने का एक ही मुद्दा है, वो है सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन। ये जब तक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा, बहुजन समाज को जाति की राजनीति नहीं, सोशल जस्टिस की राजनीति करनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सोचिए किस तरह से धर्म की राजनीति का पहला बीज राजीव गांधी ने बोया था शीला दीक्षित के कहने पर, और उसी का फसल बीजेपी काट रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज को धर्म की राजनीति से बचना चाहिए और सोशल जस्टिस, एससी एसटी ओबीसी जो बाबा साहब का बताया रास्ता है, जाति जनगणना, सोशल डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई जो है उनको मजबूत बनाएगा। और ये मनुवादी जातिवादी मीडिया जिसको जाति के नाम पर राजनीति कहती है, ये बिल्कुल गलत है। एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों की बात करना जाति की राजनीति नहीं है, देश को मजबूत बनाने की राजनीति है, सोशल जस्टिस की राजनीति है। और जब मैं एससी एसटी ओबीसी कहता हूं तो आप मान लीजिए कि आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं,
सोचिए आज मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, मराठा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। पटेलों ने आरक्षण मांगा था, जहां से हार्दिक पटेल उभरे। मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं है। जाट समाज ने आरक्षण मांगा, गुर्जर समाज ने आरक्षण मांगा लेकिन नहीं मिला। और सवर्णों को 10% रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन ये मीडिया चुप रही। तो जब इस देश के 90% लोग SC ST OBC के लोग जब अपने संवैधानिक अधिकार को मांग करते हैं, तो ये लोग देश जातिवाद कहते हैं उसको, आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। और जब सवर्ण समाज को 10% रिप्रेजेंटेशन मिला तो इसके खिलाफ इन लोगों का मुंह नहीं खुला। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश के बहुजनों को सचेत और एकजुट होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस BJP से लोगों का मोह भंग हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, 2005 राज्यों का चुनाव और 2024 का चुनाव सोशल जस्टिस मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी, गांठ बांध लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।